हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स यूट्यूब चैनल। अभी देखिए आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 25 एमसीक्यू साइंस की, जो कि 10th क्लास बेस के सिलेबस के आधार पर बनाए जाएंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्टली हमने देखा है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं कलेक्ट करके उनको ही बना लेते हैं। तो हमने सोचा आपके लिए एक सीरीज को स्टार्ट किया जाए, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं मिक्स, उनको रखा जाए। साथ ही साथ जो हमने एक्सप्लेनेशन रखा है, उससे भी एग्जाम में प्रश्न आने की पॉसिबिलिटीज है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये कंटेंट मेरे द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप रिविजन भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, शुरुआत करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न से। साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? साइटोलॉजी जो है, इसका संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका के अध्ययन से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, हमने यहाँ पर जो एक प्रश्न पूछा है, एक सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जो स्लाइड हमने रखी है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, इसमें कोशिका के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, वो सभी एक ही स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि देखो, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका 1665 में खोजी गई, वो डेड सेल थी। कार्क में इन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, डेड सेल थी। इसके बाद कुछ समय बाद 1674 में एक वैज्ञानिक है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। और देखो, लिवेनहॉक के द्वारा जो जीवित कोशिका माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई, उसमें सबसे पहली जो कोशिका है उसका नाम है शैवाल स्पायरोगेरा। इसका नाम भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका जो है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा है। सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऑस्ट्रिच एग, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो देखो, जो स्पर्म सेल है ना, शुक्राणु, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ये कुछ फैक्ट है कोशिका के संबंध में। देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? देखो, जो कोशिका का सिद्धांत है या फिर सेल थ्योरी है, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो दो व्यक्ति हैं, स्लाइडन और स्वान। इन्होंने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथेसियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में आपसे स्लाइडन और सोन पूछा जाता है, स्लाइडन स्वान, लेकिन इनका पूरा नाम है मैथेसियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान। इन्होंने सबसे पहले 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखो, इनके द्वारा जो कोशिका सिद्धांत लाया गया, वो ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसके कुछ समय बाद रेडोल्फ बिर्चो ने यह स्पष्ट किया कि जो कोशिका है वो विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातों की यदि हम बात करें तो देखो, इसमें क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत में सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक, मुख्य, अभिकर्ता होता है। ये कुछ बातें हैं कोशिका सिद्धांत की। अगला प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखो, जो जीवद्रव्य है, ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण उपांग है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इनका नाम है पुरकिंजे।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया। जो जीवद्रव्य है ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लससा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। देखो जीवद्रव्य जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक है आपका कोशिका द्रव्य, ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ये दो प्रमुख भाग हैं किसके? प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य के। अब देखो जो जीवद्रव्य है इसका 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है आपका ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा होती है 76%। इसके बाद कार्बन होता है 10.5%। हाइड्रोजन की मात्रा की बात करें तो ये 10% है और नाइट्रोजन है 2.5%। ये 4 प्रमुख तत्व हैं जो प्रमुख हिस्सा रखते हैं जीवद्रव्य के निर्माण में। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल का होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात है 81-19 का होता है। ये सारे फैक्ट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? देखो जो प्लांट सेल है आपकी, उनका जो सबसे बाहरी आवरण है क्या कहलाता है? यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है, तो ये कहलाता है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पादप कोशिकाओं की बात की गई है। देखो जो आपकी सेल होती है ना, सेल ये दो प्रकार की होती हैं। एक है आपकी एनिमल सेल और एक है आपकी प्लांट सेल। ठीक, प्लांट सेल ये दो टाइप से होते हैं सेल के। तो ये जो सेल वॉल है ये किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और जो सेल वॉल आपकी होती है किसमें बनी होती है? किससे? तो ये सेलुलोज का बना होता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है सेल वॉल से संबंधित। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स होती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो कोशिका झिल्ली है ये किस प्रकार की होती है? तो ये देखो ये होती है अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल होती है। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो कोशिका के जो सभी अवयव हैं एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है। इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर आने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड की बनी होती है और यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जो जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कुछ फैक्ट हैं। इसके बाद देखो जो कोशिका झिल्ली है यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स, इसका जो उन्नत नमूना है ये 1772 में सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल किमीन नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। यह जो उन्नत नमूना सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में पेश किया गया, इसके अनुसार लिपिड की अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। अगला प्रश्न, तारक काय की खोज किसने की? देखो ये तारक काय रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा। आपको सेंट्रोसोम देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक, इंग्लिश में लिखा मिल सकता है या फिर इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं, यानी कि आपका शब्द जो है इंग्लिश का होगा और लिपि होगी जो देवनागरी लिपि है इसी में लिखा हुआ मिलेगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो बोवेरी के द्वारा सेंट्रोसोम की खोज की गई। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
बात करें हम सेंट्रोसोम की यानी कि तारक काय की, तो इसकी खोज बोरी ने की। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। देखो जैसे सेल वॉल जो है प्लांट सेल में केवल पाई जाती है, वैसे ये जो तारक काय आंटी की सेंट्रोसोम है, ये पाया जाता है केवल जंतु कोशिकाओं में। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रिओल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव निर्माण का कार्य। अगला प्रश्न है, एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? देखो यदि कोई कोशिका है वो लिपिड का सिंथेसिस यानी कि उसका संश्लेषण नहीं कर सकती है, तो उसका कौन सा जो कोशिकांग है वो खराब हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होते क्या है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावार जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, और देखो जो राइबोसोम है ये अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखो जो आपकी कोशिकाएं होती हैं इनमें प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो ये होता है राइबोसोम में। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें, तो ये होता है राइबोसोम। बात करें हम राइबोसोम की, तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले किसने की, तो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिकाओं में तथा जी ई पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखो एग्जाम में ये फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन के निर्माण के लिए विशिष्ट या फिर उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक गुणसूत्री कणिका एवं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 18S और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 17S, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम में अंतःद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, ये नोट्स के तौर पे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आगे भी एग्जाम में आ सकता है। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? माइटोकॉन्ड्रिया आपके कोशिकांग का एक हिस्सा है यानी कि महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसकी खोज जो है आल्टमैन के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में आल्टमैन के द्वारा की गई थी। इसके बाद बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये
विखंडन के द्वारा विभाजित होती है। इस स्लाइड से 2-3 बातें जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपको भी ध्यान रखना है। क्या-क्या? कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? अल्टमैन के द्वारा 1886 में, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो, जो जीव विज्ञान है इसका जनक कहते हैं अरस्तु को, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, जो अरस्तु हैं इन्होंने जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में पेश किया। अरस्तु प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक है। 384 से 322 बीसी के काल में जो जीव विज्ञान है इसका क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी ये दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन की कुछ अन्य शाखाएं हैं, जैसे कि जो उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। आंखों का चिकित्सीय अध्ययन इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। कंकालों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है, और सिक्कों का जो अध्ययन है इसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। ये कुछ अध्ययन जो है पूछे जाते हैं, मतलब कुछ अध्ययन की शाखाएं हैं जो कि एग्जाम का हिस्सा है। अगला प्रश्न, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखो, ये जो 5 जगत वर्गीकरण है ये व्हिटेकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 5 जगत है कौन कौन से? मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 जगत है जिनका वर्गीकरण व्हिटेकर ने सन 1969 में किया था। अगला प्रश्न जो कि फिजिक्स का प्रश्न है, तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, जो तरंगे हैं ये बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, तरंगे 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? इसको जानने से पहले आप ये जान लें कि तरंगे क्या है। तो देखो, तरंग क्या है? किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को तरंग कहते हैं। तरंगों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा विक्षोभों के पैटर्न की सूचना का संचरण होता है। तरंगे जो है बेसिकली 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक है आपकी यांत्रिक तरंग और दूसरी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? देखो, यांत्रिक तरंगे कौन सी है ये आपको बताना है। तो ध्वनि तरंगे जो हैं ये है आपकी यांत्रिक तरंगे। अब देखो, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यांत्रिक तरंगे क्या हैं। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अतः किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो माध्यम की कणों के भीतर स्थानांतरण या समुच्चय द्रव्य के प्रवाह के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको भूकंप तरंगे जो हैं वो भी यांत्रिक तरंगे का हिस्सा है, देखने को मिलेंगी। जल तरंगे और ध्वनि तरंगे, ये सारी जो तरंगे हैं ये हैं मैकेनिकल वेव्स का उदाहरण। देखो, जो यांत्रिक तरंगे हैं इनके संचरण का माध्यम जो है वो 2 गुणों पर निर्भर करता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और इनर्शिया ऑफ द मीडियम। ये 2 फैक्टर जो है वो प्रभावित करते हैं इनके संचरण को। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो देखो, जो विद्युत धारा है इसकी तीव्रता को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही जवाब। अमीटर किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और विद्युत धारा को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है या फिर मापा जाता है। निम्न में से किस चिकित्सा उपकरण जिसका उपयोग हृदय की आवाज सुनने के लिए किया जाता है?
हार्ट बीट को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये है आपका स्टेथोस्कोप, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सीय यंत्र है जो चिकित्सक के द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक, जैसे कि हृदय, फेफड़े एवं आंतों आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका आविष्कार किसने किया। तो इस यंत्र का आविष्कार 1816 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो इसका करते हैं स्फेग्मो मैनोमीटर का, ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। स्फेग्मो मैनोमीटर का आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान बेस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो उच्च ताप युक्त कोई पिंड होता है उसको मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पायरोमीटर की सहायता से ही अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। और जो पायरोमीटर है ये दो प्रकार के होते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर यानी कि विकिरण उत्तापमापी, और प्रकाशीय उत्तापमानी मापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर। ये दो प्रकार के होते हैं आपके पायरोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो भूकंप की तरंगें होती हैं इनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री जहाज की गति को किस मात्रक में मापा जाता है? तो देखो, जो समुद्री जहाज की गति इसको मापते हैं नॉट में। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब। कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो नॉट समुद्र में जहाजों की गति मापने की इकाई है। इसे नॉटिकल मील घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। एक नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर एक नॉट की वैल्यू होती है। नॉटिकल मील जो है ये समुद्री दूरी को मापने की इकाई है, और एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखो, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया है डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो वर्ष 1803 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म व अदृश्य कणों से निर्मित है। ठीक, ये फैक्ट है, कुछ याद रखना है। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 बेसिक कण हैं जो परमाणु के संगठन में शामिल होते हैं। ठीक, परमाणु का निर्माण 3 मौलिक कणों से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। ये तीनों फैक्ट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो एक नेगेटिवली चार्ज यानी कि ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन एक धनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो ये आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। वे तत्व जिनमें परमाणु संख्याएं समान, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान परंतु जो भौतिक गुण है वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, कैथोड किरणों में होता है, यानी कि जो कैथोड किरणें हैं इनमें क्या होता है? तो द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। जे थॉम्सन ने कैथोड किरणों की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, अर्थात जो कैथोड किरणें हैं इनमें द्रव्यमान तथा आवेश ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगला जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। इसीलिए दिए गए तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है ये 4 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या की। तो देखो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखें। थैंक यू so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.